नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम डेट है वो निर्धारित हो चुकी है। 2 से लेके 12 दिसंबर तक जो है आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आप सभी जानते भी होंगे इसके बारे में और आप अपनी तैयारी कर भी रहे होंगे। इसी के लिए जो है हमने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट किया है। 2018-19 में जो क्वेश्चन पेपर लिया गया था आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, उसके अंदर टोटल 23 शिफ्टों के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और उन टोटल 23 शिफ्टों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया गया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। इस वीडियो सीरीज का महत्व इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 50 जीके जीएस के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो जीके जीएस का ही रहता है। इसलिए सभी बच्चों को ये वीडियो सीरीज देखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। साथ में जो एएलपी के बच्चे हैं, टेक्नीशियन के बच्चे हैं या जेई के बच्चे, उनको भी ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। तो पहला जो वीडियो है हमारा आ चुका है, इसका पहला भाग आ चुका है। कल रात को हमारा पहला भाग आ गया था। रोज़ रात को 9 बजे, यहाँ से आप टाइम नोट कर लेना, रोज रात को 9 बजे जो है हमारी वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको जो है फ्री मिलने वाली है। कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे कहा गया है कि आइए देख लेते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा हो जाएगा? मालद्वीप, फिनलैंड, ग्रीनलैंड या फिर सेशेल्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ग्रीनलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। और ग्रीनलैंड के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है, ग्रीनलैंड किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? तो ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत ये जो ग्रीनलैंड है वो आता है। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो इसकी जो राजधानी है वो हो जाएगी नूक, जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए। चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है सुल्तान अजलान शाह, यहाँ पे आ का डंडा लगा लेना आप। सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जो है, स्पोर्ट्स के और डांसिंग के जो क्वेश्चन है रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन है और ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, गोल्फ या फिर रोविंग या फिर चेस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉकी जो खेल है इससे संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि साइंस से रिलेटेड पूछा गया है, आप देख लेना ये फार्मूला वगैरह कैसे निकालते हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा इसका। समय अवधि का जो सूत्र है ये पूछा गया है। समय अवधि का जो सूत्र है वो क्या होता है? आवर्ती बटे 2 होता है, 2 बटे आवर्ती होता है, आवर्ती बटे 4 होता है या फिर 1 बटे आवर्ती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 बटे जो आवर्ती है ये समय अवधि का सूत्र होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र डैश को भेजना होगा। मतलब जब लोकसभा के सभापति जो है अपना इस्तीफा देते हैं तो वो अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? प्रधानमंत्री को भेजते हैं, राष्ट्रपति को भेजते हैं, लोकसभा के उपसभापति को भेजते हैं या फिर संसदीय मामलों के मंत्री को भेजते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के जो उपसभापति होते हैं इन्हीं को ये अपना जो है इस्तीफा पत्र सौंपते हैं। लोकसभा सभापति के बाद लोकसभा के जो सभापति होते हैं इनके बाद जो है अनिश्चित काल तक अगर ये जो अपना दे देते हैं इस्तीफा, तो इसके बाद जो है जब तक इलेक्शन नहीं, मतलब जब तक इनका चुनाव नहीं हो जाता अध्यक्ष का, तब तक जो है ये उपसभापति ही जो है कुर्सी को संभालते हैं, यानी कि कार्यकाल को संभालते हैं। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया जो कि साइंस से रिलेटेड है, बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडे का सूत्र यहाँ पे पूछा गया है, तो बेकिंग सोडे का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NaHCO3 जो है इसका सूत्र हो जाएगा। NaHCO3 किसका सूत्र हो जाएगा, बेकिंग सोडे का ये सूत्र हो जाएगा। और इसे ये भी याद रखना है, बेकिंग सोडे को जो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडे का सूत्र हो जाएगा NaHCO3, और सोडियम, बेकिंग सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर मीठा सोडा भी बोला जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की यहाँ पे बात हो रही है। IPL हर साल आता है, अप्रैल मई में आता है IPL, और आप सभी देखते भी होंगे। गर्मियों के सीजन में काफ़ी ये हिट सीजन है, बहुत सारे पैसे यहाँ पे जो है खिलाड़ी लेके जाते हैं। तो यहाँ पे IPL की बात की गई है, तो IPL के इतिहास में जो सबसे पहला शतक मारा था वो किस भारतीय खिलाड़ी ने मारा था। क्या रोहित शर्मा ने मारा था, विराट कोहली ने, शिखर धवन ने, या फिर मनीष पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनीष पांडे ने जो है IPL में पहला शतक लगाया था। और इसके बारे में आपको ये याद रखना है, जो IPL था, इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। तो IPL की जो स्थापना थी वो 2008 में हुई थी, और 2009 में जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेलते हुए, तो 2009 में इन्होंने शतक मारा था। और किसकी तरफ से खेले थे, RCB की तरफ से ये खेले थे। RCB की तरफ से ये खेले थे 2009 में, और उसके बाद जो है डेक्कन चार्जर के खिलाफ इन्होंने शतक लगाया था, ये भी आप याद रखना। तो ये आप याद रखना, इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना 2008 में हुई थी। मनीष पांडे जो है पहले बैटर बने थे जिन्होंने शतक लगाया था, 2009 में शतक लगाया था। और RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से उस समय ये खेलते थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो मार्तंड जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, वाराणसी, शिमला, कश्मीर, या फिर मदुरई। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्तंड सूर्य मंदिर जो है ये कश्मीर के अंदर अवस्थित है। अब मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में आप जान लीजिएगा। मार्तंड सूर्य मंदिर जो है 8वीं शताब्दी में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 8वीं शताब्दी में सूर्यवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय करकोट वंश। तो ये करकोट वंश के थे, कौन थे, ललितादित्य। ललितादित्य के राज्यकाल में बना एक हिंदू मंदिर। तो ठीक है, इतना आपको याद रखना है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये कश्मीर के अंदर अवस्थित है। कौन सी सदी में बना था, तो 8वीं शताब्दी में बना था। 8वीं शताब्दी में बना था, किसके क्षत्रिय, तो करकोट वंश के ललितादित्य के राज्यकाल में यह बना था। और ये किसका मंदिर है, तो हिंदू मंदिर है यह एक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है,
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है। ये क्वेश्चन पहले, इससे पहले भी है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इंटरनेशनल राइस ईयर्स जो है कब निर्धारित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? तो 2005, 2006, 2004 या फिर 2007 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 2004 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2004 वर्ष को जो है इंटरनेशनल राइस ईयर्स जो है निर्धारित किया गया था। इस क्वेश्चन के बारे में आप ये याद रखेंगे, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945। ये अध्यक्ष इनके वर्तमान में है, वो आप थोड़ा सा करंट से रिलेट करके देख लेना। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है ये भी आप याद रखना। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ये रेलवे और एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय हो जाएगा सेंट फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर है। तो कैलिफोर्निया के अंदर जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है। ऑफ कोर्स बीजक बोला जाता है कबीर की रचनाओं के संकलन को। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हरभजन सिंह का उपनाम पूछा गया है। तो हरभजन सिंह का उपनाम क्या हो जाएगा? द टर्बनेटर इनका जो है नाम हो जाएगा, उपनाम। तो उपनाम के मतलब शॉर्ट नेम आप बोल सकते हैं। शॉर्ट नेम क्या है हरभजन सिंह का? तो ये जो है उपनेम जो है इनका टर्बनेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हरभजन सिंह के बारे में जान लीजिएगा, जैसे कि कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट खेल खेलते हैं, ठीक है। और इन्हें डीएसपी भी बनाया हुआ है, कहाँ का? पंजाब का। तो पंजाब के ये डीएसपी भी हैं। तो इतनी जानकारी आपको हरभजन सिंह के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। तो दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ऑफकोर्स आपको पता होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च को 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ख़त्म कब हुआ था? 5 अप्रैल 1930 को। मैं लिख देता हूँ शुरुआत और अंत, ये पूछी जाती हैं दोनों डेट्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ। शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। और ख़त्म कहाँ हुआ था? 5 अप्रैल 1930। साबरमती में इन्होंने जो है नमक बनाकर जो है, ये नमक के ऊपर ही था बेसिकली। जो सरकार थी उस समय की इंग्लिश सरकार थी, वो नमक पर भी टैक्स लगाती थी, इसीलिए इन्होंने खुद का नमक बनाने का निश्चय किया। और साबरमती नदी में जाकर जो है इन्होंने ये नमक बनाकर जो है ये दांडी मार्च को ख़त्म किया था 5 अप्रैल 1930 को। शुरुआत कब हुई थी? 1930 को हो गई थी, 12 मार्च 1930 को। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे कहा गया है कि मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, चलो पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका कोई खेत है, आपका ये कोई खेत है, इसके अंदर जो है आपको फसल बोनी है। तो फसल बोने के लिए पहले तो ये मिट्टी टाइट होगी। मिट्टी टाइट होने के लिए, फसल उगाने के लिए आपको मिट्टी को खोदना पड़ेगा। अब हल से खोदेंगे या फिर ट्रैक्टर से खोदेंगे, आज तो आधुनिक चीज़ें बहुत आ गई हैं। तो इस मिट्टी को खोदना शुरू करेंगे अब। तो मिट्टी को खोदने से क्या होगा? मिट्टी ढीली हो जाएगी और ढीली में फिर आप बीज को बो देंगे। बीज बोने से जो है कुछ टाइम के बाद फसल उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जोतना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 12 का। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर।
क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। तो रंगपुर विद्रोह जो है वो कब हुआ था, 1689, 1986, 1783 या फिर 1729 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1783 में जो है रंगपुर विद्रोह हुआ था। 18 जनवरी 1783 एग्जैक्ट डेट आप याद रखना। वैसे तो बहुत कम चांस होते हैं बट फिर भी आप नॉलेज के लिए याद रखिएगा। 18 जनवरी 1783 को जो है हुआ था रंगपुर का विद्रोह। कहाँ हुआ था ये भी आप याद रखना, कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो 18 जनवरी 1783 को हुआ था, बंगाल में हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था ये भी आप याद रखना, ये तीनों चीज याद रखना। नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था धीरज नारायण ने किया था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, 1783 को हुआ था। एग्जैक्ट डेट की थी क्या थी, 18 जनवरी 1783 थी। कौन से राज्य में हुआ था, बंगाल के राज्य में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था, धीरज नारायण ने किया था। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा डैश वर्ष के लिए की गई थी। तो भारत में जो नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा थी वो किस वर्ष के लिए जो है की गई थी, 2016 से 2021 तक के लिए की गई थी, 2017 से 2022 के लिए की गई थी, 2014 से 2019 के लिए की गई थी, या फिर 2015 से 2020 के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2015 से लेके 2020 तक जो है नई विदेश व्यापार नीति की जो है घोषणा की गई थी। व्यापार नीति यानी कि ट्रेड की बात कर सकते हैं आप, व्यापार जो होता है इसकी घोषणा की गई थी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है। मतलब किस फसल से जो है तेल नहीं बनाया जा सकता। यू नो वेरी वेल, सरसों से जो है तेल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल सरसों की फसल है, इससे भी तेल बनाया जा सकता है। शीशम की फसल है, इससे भी तेल बनाया जा सकता है। मूंगफली की फसल है, इससे भी तेल बनाया जा सकता है। बट जो बाजरा है इससे तेल नहीं बनाया जा सकता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी फसल जो है तेल से नहीं, कौन सी फसल जो है वो तेल नहीं है, तो बाजरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हरियाणा में जो है हरियाणा और राजस्थान में जो है वो सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 2011 के बाद जो है अभी तक जनगणना हो ही नहीं पाई। वैसे अगर टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग की बात करूं तो 2021 के अंदर जो है जनगणना हो जानी थी, बट अभी तक ये जनगणना नहीं हो पाई है। तो इसीलिए जो है अब जनगणना से जितना जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी तक वो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। अभी यहाँ पे पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये दमन एवं दीव जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी ये भी आप याद रखना। 2011 की जो जनगणना थी ये कौन से नंबर की जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। आजादी के बाद कौन सी जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यूएस ओपन 2018 में वुमन एकल खिताब किसने जीता है। ये उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया है क्योंकि एग्जाम जो है 2019 में लिया गया था, 2018 का करंट अफेयर पूछा गया है। आई होप आप जो है करंट अफेयर कर रहे होंगे काफ़ी अच्छे से क्योंकि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात हो रही है 2018 यूएस ओपन की, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। तो नाओमी ओसाका ने जो है खिताब जीता था यूएस ओपन 2018 में, वुमेन एकल खिताब जीता था नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 तो काफी इजी है, मेरे हिसाब से सभी को आना चाहिए, इसीलिए मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे। भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, आई होप आपके लिए काफी इजी होना चाहिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है 7वें केंद्रीय पे कमीशन के अध्यक्ष कौन है। तो 7वें केंद्रीय पे कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। M.K. जैन थे, N.S. विश्वनाथ थे, S. गुरुमूर्ति थे या फिर अशोक कुमार माथुर थे। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 7वें केंद्रीय पे कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो अशोक कुमार माथुर थे। और भारतीय सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी कब दी थी। तो ये दी थी 25 सितंबर 2013। मंजूरी मिली थी, ये याद रखना। 7वें पे कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देख लेना 7वें केंद्रीय पे कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। अशोक कुमार माथुर थे। मंजूरी कब मिली थी इस मिशन को, मतलब कमीशन को 25 सितंबर 2013 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट ही आपको आंसर पता होना चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में जो है लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो सीटें हैं वो है 1। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है। तो गोबी रेगिस्तान जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। अमेरिका में, चिली में, मंगोलिया में या फिर जापान में। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे कई बार जो है आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, चीन और मंगोलिया। तो ये वैसे तो चीन और मंगोलिया दोनों ही देशों में अवस्थित है गोबी रेगिस्तान, बट यहाँ पे चीन नहीं दिया गया, इसीलिए मंगोलिया राइट आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रेगिस्तान है ठंडा है या फिर गर्म है। जो गोबी रेगिस्तान है मंगोलिया के अंदर है, ये ठंडा है या गर्म है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठंडा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक ठंडा रेगिस्तान है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम के अंदर जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी ये आप याद करिएगा। 1905 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था। तो इसे राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित किया गया था 1974 में। ठीक है, तो ये आप याद रखना, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर अवस्थित है। स्थापना कब हुई थी 1905 में और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1974 में। इतनी जानकारी आपको इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑक्जेलिक यानी कि खट्टी प्रकृति का यहाँ पे पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत यहाँ पे पूछा गया है। तो दूध हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, चीनी का डंक हो जाएगा या फिर नींबू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो टमाटर है, टमाटर के अंदर जो है प्राकृतिक स्रोत है, टमाटर जो है वो प्राकृतिक स्रोत है ऑक्सैलिक एसिड का। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो कलमकारी जो चित्रकला है ये किस राज्य से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहां से कलमकारी चित्रकला संबंधित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, एसएससी और रेलवे भर भर के ये क्वेश्चन पूछे हैं। डांसिंग चित्रकला और जो है ये स्पोर्ट्स के पर्सन होंगे, तो ये डायरेक्ट आपको ऐसे ही याद करने हैं। कलमकारी चित्रकला जो है संबंधित है आंध्र प्रदेश से। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर।
क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, जो कि साइंस से रिलेटेड है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश ऊर्जा भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक गर्मी है, पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, उससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, सौर कहा जाता है, गतिज कहा जाता है, या फिर भूतापीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा इसको बोला जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी धरती धरातल से जो गर्मी प्राप्त होती है ऊर्जा, उसको क्या कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? काफ़ी फेमस ये डायलॉग है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। आज भी बोलते हैं कि दिल्ली चलो, जैसे ही राजनेताओं का कुछ भी धरना हो जाता है या कोई भी ऐसी वो हो जाता है, तो सभी कहते हैं कि दिल्ली चलो। तो ये फेमस नारा किसके द्वारा दिया गया था? आई होप आप सभी को पता होगा किसके द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। कब दिया गया था? डेट्स इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको। तो कब दिया गया था? 5 जुलाई 1943 को यह नारा दिया था, सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने। सिंगापुर के जो टाउन हॉल था वहां पे ये नारा दिया गया था 1943 में, 5 जुलाई 1943 को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने ये दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ में है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, सैयद अहमद खान के द्वारा, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैयद अहमद खान के द्वारा जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी अलीगढ़ के अंदर। आपको ये याद रखना है स्थापना कब की गई थी। तो जो स्थापना है ये 1920 में की गई थी। ठीक है, 1920 में की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया, 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये थे हमारे पहले ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है, और राजा राम मोहन राय ने भी विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर काफ़ी जो बुरी कुरू प्रथाएं थी उनको जो है बंद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जो है कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटेन, या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड मिंटो जो है वो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जो है जनक के रूप में जाने जाते हैं। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल आप याद रखना, भारत में कब तक ये रहे थे? 1905 से लेके 1910 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। इनके कार्यकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो इनके कार्यकाल में जो है कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थी, जैसे कि 1905 में मुस्लिम लीग फाउंडेशन हुआ था। मुस्लिम लीग फाउंडेशन हुआ था। उसके बाद जो है 1906 में सूरत विभाजन हुआ था। ठीक है, 1905 में हुआ था ये स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा, मुस्लिम लीग फाउंडेशन, ये 1905 यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सूरत विभाजन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। उसके बाद जो है
1907 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। 1909 में समाचार पत्र अधिनियम आया था। 1908 में इन्होंने समाचार पत्र अधिनियम 1908 आया था और इन्हें भारत में फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल के नाम से भी जाना जाता है। तो फादर कम्युनल इलेक्टोरल के नाम से भी जाना जाता है, पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। और अलीपुर बम 1908 में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी आया था। तो इतनी सारी जो प्रमुख घटनाएं हैं वो इनके कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मिंटो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है। तो पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलिश जलोटी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम हो जाएगा, पोलिश जलोटी। साथ में आप इसकी राजधानी भी याद रखना। तो पोलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, वारसा। ठीक है, पोलैंड की राजधानी हो जाएगी वारसा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ऑफकोर्स 22 को जो है सूचीबद्ध किया गया है। और ये कौन सी अनुसूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चनों को घुमा के कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये पूछा जा सकता है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को जो है सूचीबद्ध किया गया है। तो ये 8वीं अनुसूची में जो है सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया राष्ट्रीय गृह यानी कि एनएचबी बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय गृह बैंक यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, चेन्नई, बंबई, कलकत्ता या फिर नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गृह बैंक आवासीय बैंक है। कभी आप सोचो क्या लिख रखा है यहाँ पे, आवासीय बैंक है ये। ठीक है, राष्ट्रीय आवासीय बैंक। तो राष्ट्रीय आवासीय बैंक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा बंबई में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का बंबई बता दिया गया मैंने, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, राइट ऑप्शन गलत बता दिया मैंने, डी आएगा यहाँ पे, नई दिल्ली आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप याद रखना, 9 जुलाई 1988। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी। राष्ट्रीय आवासीय बैंक की स्थापना कब हुई थी, 9 जुलाई 1988 को। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में कहा गया है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जो है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये साइंस के क्वेश्चन है, आप देख लेना भाई कैसे कैसे ये क्या होता है, जो भी है मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको भी आता होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा गया, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 5.9720 ये इंटू आ जाएगा यहाँ पे, ये इंटू 10 की पावर 24 kg आ जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी का ये द्रव्यमान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में कहा गया डैश श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो कौन सी श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कैसे ऊर्जा जो है उत्पन्न करते हैं, किस अवस्थिति में, परपोषी, स्वपोषी, आक्सीय या फिर अनाक्सीय। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनाक्सीय श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में कहा गया है अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो अंतिम औपचारिकता क्या है, मतलब लास्ट स्टेज क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक, जो विधेयक होते हैं वो कानून नहीं बन सकते। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना,
लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बिना, प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना, या फिर उपराष्ट्रपति की सहमति के बिना। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑब्वियसली राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना जो है कोई भी विधेयक जो है वो कानून नहीं बन सकता। जब तक विधेयक पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो कानून नहीं बन सकता। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। काफी इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी पूछा गया है, ऑब्वियसली देहरादून होगी। क्वेश्चन नंबर 37 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप इसकी स्थापना दिवस बताना मेरे को, उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वो बताना। मतलब किस दिन और किस महीने में जो है ये उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश से काटकर जो है अलग राज्य बना दिया गया था। हिंट दे देता हूँ, महीना बता देता हूँ, नवंबर महीना है। डेट आप मुझे बता देना। चलो ये भी दे देता हूँ, 1 से 10 तारीख के बीच में जो है हिंट है। एग्जैक्ट डेट अब बता देना मेरे को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में कहा गया कनिष्क किस वंश की महान राजा थे। तो कनिष्क जो थे ये किस वंश के महान राजा थे। ऑब्वियसली कुषाण शासक थे ये। 38 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये कनिष्क जो है महान राजा थे, मतलब जो कुषाण शासन था ये कनिष्क के समय ही जो है अपनी चरमोत्कर्ष सीमा पर था। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश के राजा थे। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी ये आप याद रखना, किसने की थी, कुजुल कडफिसिस ने। कुजुल कडफिसिस के द्वारा जो है कुषाण वंश की स्थापना की गई थी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 भी काफ़ी इजी है, आप बहुत सारे बच्चों को आता होगा। भूटान की यहाँ पे राजधानी पूछा गया है, मिन्स्क, वियना, कांपुल या फिर थिम्पू। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी थिम्पू हो जाएगी। तो भूटान की मुद्रा आप बता दीजिएगा मेरे को, या मैं बताऊं, चलिए बता देते हैं, कोई बात नहीं। भूटान की जो मुद्रा है वो हो जाएगी भूटानी नगुट्रलम। क्या है ये भूटानी, ऐसी ऐसी मुद्रा का नाम रख देते हैं, ना बोली जाती ना लिखी जाती। नगुलट्रम, कैसे लिखेंगे इसको, नगुलट्रम। तो ये इसकी मुद्रा हो जाएगी। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी, थिम्पू हो जाएगी। मुद्रा हो जाएगी भूटानी नगुलोट्रम जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है फुल फॉर्म पूछी गई है, ईपीएफ की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है, ईपीएफ। ईपीएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगी। मैं लिख देता हूं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो ये इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। तो पूर्ण रूप क्या हो जाएगा ईपीएफ का, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। तो ये जो नीलम संजीव रेड्डी थे इन्हीं को भारत के निर्विरोध जो राष्ट्रपति है वो चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 में कहा गया पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था, मायो, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 42 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया था। इसके बारे में आप इतनी जानकारी रखिएगा, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी और इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वैधानिक मान्यता मिली थी। तो वैधानिक मान्यता कब मिली थी, 1861 को। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी और इसको जो है वैधानिक मान्यता मिली थी अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, अधिनियम भी लिख लेना यार, हर चीज बताऊं क्या।
1861 अधिनियम के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 राइट ऑप्शन हो जाएगा। घूमर से नॉर्मल सी बात है, राजस्थान हो जाएगा। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, मैंने बताया था ना, लोक नृत्य ये चित्रकारी होगी। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आने वाले आगे हुई वीडियो में। डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का जो है ये लोक नृत्य हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या के आधार पर आप बताएंगे, ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया रडार का पूरा नाम क्या है, तो रडार की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम अवस्थित है। आपने देखा भी होगा, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं या फिर क्रिकेट के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो जो हमारे खिलाड़ी हैं वीरेंद्र सहवाग जी, इन्होंने 13 शतक मारा था, 13 शतक मारा था मुल्तान के अंदर, और तभी से जो है वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाने लगा था। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग को, और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर। 46 में कहा गया राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि कितनी है, तो राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, तो किदाम्बी श्रीकांत जो है ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये बैडमिंटन खेल खेलते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोगों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये तो हो नहीं सकता भाई, पार्लियामेंट द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या फिर गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया तुंगभद्रा बांध स्थित है, तो तुंगभद्रा बांध कहाँ पर अवस्थित है, गोवा, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये जो तुंगभद्रा बांध है ये कर्नाटक में अवस्थित है। तुंगभद्रा बांध ये भी पूछा जा सकता है किस नदी पर बन रहा है, तो तुंगभद्रा बांध जो है ये तुंगभद्रा नदी पर ही अवस्थित है, और यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में अवस्थित है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यह नदी कर्नाटक से शुरू होकर आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, और आखिर में आंध्र प्रदेश के पास कृष्णा नदी में ये मिल जाती है। इतनी जानकारी आपको इस तुंगभद्रा बांध और तुंगभद्रा नदी के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोहरा, बर्फ, वृष्टि या फिर सापेक्षित आर्द्रता बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है, बर्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आज के हमारे जो हैं क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को लाभ मिल सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर इसकी जो PDF है वो बिल्कुल फ्री में आपको जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो के 1 घंटे के बाद जो है PDF हमारी टेलीग्राम पर आ जाती है, वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से भी अटैम्प्ट करके इसको एक बार जो है मॉक टेस्ट की तरह लगा सकते हैं। वीडियो को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।